बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको लगातार बता रहे हैं कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा मंत्रालय मिला है। बहुत जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक बार फिर से राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस संभालेंगे। अमित शाह के पास होम अफेयर्स के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन बनाए गए हैं। वो नितिन गडकरी मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट जैसा कि वो पहले थे, उनके पास वही मंत्रालय रहेगा। निर्मला सीतारमण को फाइनेंस और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रखा गया है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं। साथ ही आपको बता दें कि सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनके मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अर्जुन मुंडा मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रहेंगे। स्मृति जुबिन ईरानी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला बाल विकास मंत्रालय। पीयूष गोयल के पास अब जो मंत्रालय होगा वो होगा मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल ये होंगे। धर्मेंद्र प्रधान के पास होगा एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। साथ ही प्रहलाद जोशी के पास होगा पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस भी ये होंगे। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, बहुत सारे नाम और उनके मंत्रालय जो हैं जिस तरीके से बांटे गए हैं वो मैंने बताए हैं। जरा इसके आधार पर बताइए कि अब क्या क्या हमें नया बदलाव देखने को मिला है और इन बदलावों को मोदी की तरफ से देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देखें, या फिर आने वाले वक्त में जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसके नजरिए से देखें, तो किस तरह का ये मंत्रालय और विभागों का बंटवारा है? जी देखिए, जो अटकलें थी अब खत्म हो गई। अब लिस्ट पूरी तरीके से सामने है। आप देखें कि जो 2-3 वरिष्ठ मंत्रियों को ड्रॉप किया गया वो मंत्रालय कहाँ गया है। आप देखिए जिस तरीके से प्रमोट किया गया, पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। आप देखें कि जो रविशंकर प्रसाद का जो लॉ एंड जस्टिस है वो किरेन रिजिजू को चला गया है। प्रकाश जावड़ेकर का जो मंत्रालय था वो अनुराग ठाकुर के पास आगे भी चला गया है। तो इस तरीके से ये 2 नौजवान युवा चेहरे को प्रमोट किया गया है और अच्छे मंत्रालय के साथ और उन वरिष्ठ मंत्रियों के मंत्रालय दिए गए हैं जो सरकार के चेहरा माने जाते थे। बाकी अगर मंत्रियों की बात करें तो ऊपर के कुछ टॉप लोगों के मंत्रालय के साथ छेड़छाड़ नहीं है। बाकी आप देखें कि एक हर एरिया को, हर क्षेत्र को, हर तबके को कुछ ना कुछ बांटने की कोशिश की गई है। और इस बार जैसा मैं पहले चर्चा आपसे हो रही थी तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि अभी तक जो समझ में आया है सरसरी निगाह डालने पर कि इस बार मंत्रियों के इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके काम के क्षेत्र को समझते हुए किस फील्ड में वो काम कर सकते हैं, कहाँ वो उन्होंने पहले काम किया हुआ है या फिर उनका इंटरेस्ट का एरिया क्या है, तो उस हिसाब से भी इस बार मंत्रालयों का बंटवारा है। अगर जहां तक रहा सवाल, अगर राजनीतिक तौर पर इसे देखें तो राजनीतिक तौर पर 2 चीजों को इसमें साधने की कोशिश की गई है। एक, क्षेत्रीय संतुलन को स्थापित करने की कोशिश की गई है। दूसरा, जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश इसके जरिए की गई है। लेकिन जो विभागों का बंटवारा किया गया है, जैसे गिरिराज सिंह की बात करें तो अब उनका जो मंत्रालय पहले वाला था वो पुरुषोत्तम रूपाला के पास गया, अब वो ग्रामीण विकास मंत्री हो गए। यानी गिरिराज सिंह की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई। चूंकि असली जो सरकार के तमाम ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत चलते हैं, तो गिरिराज सिंह के बारे में कहा जाता था कि शायद वो ड्रॉप कर दिए जाएंगे, लेकिन वो माना जाता है कि मोदी के चहेते हैं तो इसलिए उनका भी एक तरीके से प्रमोशन ही कहेंगे। तो कुल मिलाकर के अपने मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री मोदी संतुलित करने की कोशिश किए हैं, वो हर हिसाब किताब से। ठीक है विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। जरा अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, और स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं जिन मंत्रियों को जो मंत्रालय दिया गया है या जो विभाग बांटा गया है, प्रभार दिया गया है, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, कैबिनेट मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रेलवे की, आईटी मंत्रालय की, ये बड़ी जिम्मेदारियां इनको दी गई हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये पहले से ही काफी सक्रिय रहे हैं और कई ऐसे इनिशिएटिव्स रहे हैं जिसमें इनकी भूमिका रही है। और साथ ही आपको बता दें कि पुरुषोत्तम रूपाला, इनको डेयरी और फिशरी मंत्रालय दिया गया है। मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। मधुरेंद्र, एक बात तो यह हुई कि मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है, किस मंत्री को क्या मंत्रालय दिया गया है ये तो अब सामने आ चुका है, लेकिन बात यह है कि किसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है और किसकी जिम्मेदारी को थोड़ा सा कम कर दिया गया है, यानी कि किसका रिपोर्ट कार्ड पहले के मुकाबले थोड़ा सा खराब रहा है और उसको थोड़ा सा डिमोशन दिया गया है, हटाया भले ही ना गया हो। देखिए मंत्रिमंडल के विस्तार के समुची जो रूपरेखा है उसमें आप देखिए कि जिनका परफॉर्मेंस खराब था उन्हें सीधे बाहर का रास्ता दिखा गया है, और उसके बाद एक नए मंत्रिमंडल का चेहरा आपके सामने है। जो परफॉर्मिंग बेस्ट मिनिस्टर्स हैं उनमें कोई बदलाव नहीं
किया गया है। खासतौर पे आप देखिए तो राजनाथ सिंह के मंत्रालय को नहीं छेड़ा गया है, अमित शाह के मंत्रालय को नहीं छेड़ा गया है, उसी तरह आप देखिए निर्मला सीतारमण के मंत्रालय को नहीं छेड़ा गया है। लेकिन जो बदलाव है उसमें आप देखिए तो रेल मंत्री जो कि पीयूष गोयल थे उनको सीधे तौर पे कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक तरह से पद दिया गया है, कपड़ा मंत्रालय उनको दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथ से अब चली गई है और यूं कहें कि कॉमर्स मिनिस्ट्री में उनको परफॉर्म करने की एक बड़ी जवाबदेही जो है वो सरकार ने दी है, क्योंकि एक ऐसा मंत्रालय है जिसके जरिए जो वित्तीय संतुलन सरकार का है और देश का है वो निर्धारित होता है। दूसरी तरफ आप देखिए कि रेल मंत्रालय जो कि प्रधानमंत्री के विजन में ऐसा मंत्रालय रहा है जिसके कायाकल्प की योजना मोदी के पहले कार्यकाल में ही बनाई गई थी और उसके बाद से लेकर अब तक 4 मंत्री बदल चुके हैं। सबसे बड़ी मुश्किल रेलवे के सामने इस वक्त ये भी है कि कोविड के काल में रेलवे का वित्तीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो नए विजन थे, नए तरह के ट्रेन्स लाने थे, नए तरह से कायाकल्प करना था, दुनिया के तमाम बेहतरीन रेलवे में भारतीय रेलवे को ले जाना था, उसकी जो चुनौती है वो अब भी बनी हुई है। दूसरी तरफ आप देखिए तो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी लटका हुआ है। तो एक बड़ी जवाबदेही जो है वो वैष्णव को दी गई है ताकि वो परफॉर्म कर सकें और उस बैकग्राउंड से आते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री यानी बढ़ती जो कीमतें हैं उसका एक तरह से उदाहरण देना बेहद लाजमी होगा कि जिस तरह से कीमतें पेट्रोल डीजल की बढ़ रही है, धर्मेंद्र प्रधान उस मंत्रालय को संभाल रहे थे, अब वो नहीं संभालेंगे। ये मंत्रालय जो है हरदीप पुरी को दी गई है और हरदीप पुरी जो कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर इससे पहले रहे हैं। हरदीप पुरी जो कि माना जाता है कि एक बेहतरीन सधे हुए ब्यूरोक्रेट हैं और चीज़ों को संभालने में माहिर हैं, उनको अब ये जिम्मेदारी दी गई है। तो पूरी तरह से देखें तो कैबिनेट का जो बदलाव है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है और इस वक्त जो जिम्मेदारी दी गई है परफॉर्मेंस करने के लिए दी गई है। उसी तरह आप देखिए सिविल एविएशन को, जिसमें देखा जाए तो सिविल एविएशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोविड काल में यह है कि फ्लाइट जो है उसके लगातार हम कहें कि उड़ान की संख्या घटती गई है। जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके चलते जो फ्लाइट से लगातार महंगी होती जा रही है। सरकार जिसका विजन था कि चप्पल पहने हुए लोग भी फ्लाइट में सफर कर पाएं, लेकिन अब एक सपना होता जा रहा है। तो ये जिम्मेदारी एक तरह से देखा जाए तो बड़ी जिम्मेदारी है और ऐसे में एयर इंडिया का जो बढ़ता हुआ घाटा है जिसको एक तरह से सरकार चाहती है किसी तरह से। मधुरेंद्र, जरा अपने दर्शकों को एक बार मैं फिर से बता दूं, ये जो लिस्ट मेरे हाथ में है, इस लिस्ट में और उसकी जिम्मेदारी किस मंत्री को क्या मंत्रालय दिया गया है वो जरा एक बार फिर से मैं डिटेल में अपने दर्शकों को बता देता हूं और फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा और हमारे साथ विकास चंद्रा है, उनके पास भी चलूंगा मैं। देखिए हरदीप सिंह पुरी जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जिनका जिक्र उनको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, साथ ही हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स, मनसुख मांडविया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, यानी कि वो मंत्रालय जो आपस में जुड़े हुए हैं उसकी जिम्मेदारी इनको दी गई है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत ज्यादा भरोसा मनसुख मांडविया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि कोरोना के सेकेंड वेव के बाद एक मंत्री से मंत्रालय लेना, उस मंत्री की छुट्टी हो जाना और उसके बाद किसी व्यक्ति पर, किसी नेता पर इतना विश्वास प्रधानमंत्री का होना। भूपेंद्र यादव जिनके पास अब है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री अब इनके पास है। भूपेंद्र यादव के पास ये मिनिस्ट्री है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये। महेंद्र नाथ पांडे को मिला है हैवी इंडस्ट्रीज का भार, यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज की जो जिम्मेदारी है वो अब महेंद्र नाथ पांडे संभालेंगे। पुरुषोत्तम रुपाला को मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये तमाम जो जिम्मेदारी है, इस मिनिस्ट्री की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है पुरुषोत्तम रुपाला को। जी किशन रेड्डी के पास कल्चर, टूरिज्म और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये जो तीनों मंत्रालय हैं इसकी जिम्मेदारी एक साथ जी किशन रेड्डी को दी गई है। इस पर हम बात भी कर रहे थे विकास कि दरअसल ये तमाम वो मंत्रालय है जो आपस में जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री का फोकस भी रहा है इस पूरे मंत्रालय कहें या फिर इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे दिशा में प्रधानमंत्री काफी आगे देश को ले जाना चाहते थे। तो जी किशन रेड्डी के पास ये एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, ना सिर्फ एक मंत्रालय उनके पास है बल्कि एक मंत्रालय से जुड़ा हुआ जो दूसरा मंत्रालय है, विकास का कार्य है मंत्रालयों के साथ साथ, चाहे वो फिर कल्चरल विकास हो, चाहे फिर वो टूरिज्म को लेकर हो या फिर नॉर्थ ईस्ट का विकास हो। जी देखिए, इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं किया है, पूरे मंत्रिमंडल के स्वरूप को बदल दिया है। आप देखें कि ऊपर के 2-5 लोगों के अगर छोड़ दें तो बाकी लोगों के मंत्रालय को या तो बदला गया है या फिर नए तरीके से उसको अरेंज किया गया है। जैसा मैं पहले आपसे बातचीत हो रही थी तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि इस बार प्रधानमंत्री का जो होमवर्क है वो चौतरफा होमवर्क है। वो जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपने जा रहे थे तो उसके हर चीज़, हालांकि उनकी आदत है, वो इस बात को स्वीकारते भी हैं कि उनके पर्सनल लैपटॉप में हर व्यक्ति
व्यक्ति के बारे में उसकी पूरी जानकारी रहती है कि उनकी कमजोरी क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी क्षमता क्या है, वो किस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, कितनी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकती है। तो इस बार जो एक चुनौती के बाद जब प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल का स्वरूप बदला है, उस बदले हुए इस मंत्रिमंडल के स्वरूप में उन्होंने इस चीज को सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि अब जिसे जिम्मेदारी दी जा रही है वो कम से कम कसौटी पर खरा उतरे। आप देखें कोरोना काल में जो स्थिति निपट के आई, पूरे देश भर में लोगों का जो गुस्सा सरकार के खिलाफ निकल के सामने आया, लोगों में इस बात का गम भी था कि केंद्र सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया, हालांकि सरकार की दलील अलग थी। तो एक उस गुस्से को कम करने के लिए, स्थिति को सामान्य करने के लिए और सक्षम लोगों को और ऊर्जावान लोगों को चीजें सौंपी गई हैं ताकि वो अब आगे जो देश के सामने उन्होंने टीम रखी है तो वो भरोसा हो सके कि अब ये टीम बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। यही वजह है कि जो जुड़े हुए मंत्रालय हैं उनको एक साथ क्लब करके देने की कोशिश की गई है ताकि कोई एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के काम काज में कहीं कोई बाधा ना आए, क्योंकि इस तरीके की बाधा में तमाम काम मंत्रालयों के लटके पड़े होते हैं कि एक मंत्रालय ने अप्रूव कर दिया और दूसरे मंत्रालय में वो जाकर लटक जाता है। तो क्लब करने की कोशिश की गई है, जोड़ा बनाने की कोशिश की गई ताकि एक ही मंत्री रहे और वहीं से विकास के कार्य होते रहें। ठीक है मधुरेंद्र, एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज की अगर हम बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज बनाया गया है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम का साथ ही उनको दिया गया है प्लानिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये तमाम जिम्मेदारियां उनके ऊपर होंगी और इंडिपेंडेंट चार्ज होगा। बिल्कुल, इंडिपेंडेंट चार्ज के जो मंत्री होंगे उनकी जिम्मेदारियां भी कम नहीं है, बल्कि उनके अनुभव के आधार पर ये जिम्मेदारी दी गई है। इसमें हम देख रहे हैं इस फहरिस्त में तमाम नाम शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का जो फोकस है इस वक्त तो दो चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा है। एक तो देखा जाए तो जाहिर तौर पर आगामी होने वाले जो विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें राजनीतिक समीकरण को ठीक करने की कोशिश की गई है, जातीय समीकरण को ठीक करने की कोशिश की गई है, और इसके अलावा सबसे बड़ी जरूरत है सरकार के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना, जिसके लिए जिन चेहरों से जनता को नाराजगी थी उन चेहरों को सीधे सीधे दरकिनार कर दिया गया है, या जिन चेहरों से खास तौर पे परफॉर्मेंस को लेकर प्रधानमंत्री को नाराजगी थी उन्हें भी चलता कर दिया गया है। और साफ तौर पर देखा जाए कि जो समूचा रिसफलिंग में दिखाई दे रहा है वो स्पष्ट तौर पर जो चीजें दिख रही है कि अब जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा एक तरह से देखा जाए तो प्रायोरिटी में रखा गया है। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता इसी बात को लेकर है, क्योंकि जब ये समूचा रिसफल है उसको प्लान करने के बाद प्रधानमंत्री जब बैठक कर रहे थे और खास तौर पर मंत्रालयों की समीक्षा कर रहे थे तो उसमें इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा था पावर प्रेजेंटेशन के दौरान कि क्या बदला आपने, आखिरकार इस मंत्रालय में आपने किया क्या, आपको जो टारगेट दिया गया था उस टारगेट पर आप कितने खरे उतरे। अगर आप नॉन परफॉर्मेंस वाले हैं तो फिर आपको यहां रहने के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे आप कितने भी भारी भड़कम पार्टी के नेता हों या चाहे कितने भी बड़े आप एस्टेब्लिश फेस हो जनता के बीच में। हालांकि इस नाम में आप देखिए तो प्रकाश जावड़ेकर की बात करें या फिर आप देखिए रविशंकर प्रसाद की बात करें, और जहां तक जिक्र विकास जी भी कर रहे थे स्वास्थ्य मंत्री की, जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा सरकार को ऐसा लगता था कि है, खास तौर पर कोविड-2 में जो समूचा फेलियर जो है उसका ठीकरा उनके सर पर फूटना लाजमी था, तो वो भी हुआ। डॉक्टर हर्षवर्धन को भी पार्टी ने साइड कर दिया। और निशंक की बात करें तो जो नई शिक्षा नीति है और खास तौर पे जो एजुकेशन का जो समूचा मॉडल है जिसको चाहती थी सरकार, मोदी सरकार की इंप्लीमेंट किया जाए, उसमें भी जो देरी हो रही थी, हालांकि स्वास्थ्य कारण हवाला दिया गया, उसके चलते डॉक्टर निशंक को भी किनारा कर दिया गया। तो एक तरह से देखा जाए तो जो लंबी फहरिस्त 12 मंत्रियों को दिखाई दे रही है जिसको बाहर का रास्ता दिखाया गया, ये तमाम ऐसे लोग थे जिनके परफॉर्मेंस को लेकर सवाल लगातार सामने आ रहे थे। और उससे आगे बढ़कर हमने देखा मधुरेंद्र, अब उससे आगे बढ़कर जो जिम्मेदारी, नई जिम्मेदारी जिन मंत्रियों को दी गई है, जिन नेताओं को दी गई है, उनको भी बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझकर, ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा होमवर्क किया गया है। उसके बाद यह तय किया गया है कि कौन नेता, कौन मंत्री कहां से आता है और उसको किस तरह की जिम्मेदारी दी जा सकती है, या कौन सबसे ज्यादा विश्वास पात्र है, कौन अपने काम को लेकर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम करवाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश कर सकता है, तो उसी तरीके से नाम भी रखा गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ।